हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी क्यूरियस पर स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में हमने आपको जो है कल पढ़ाया था, ठीक। और कल जो हम लोग क्या क्या पढ़े थे, देखिए कल जो हम लोग क्या क्या पढ़े थे। आप विभाज्यता के नियम में एक की विभाज्यता का नियम देख चुके थे, यहाँ पर दो की विभाज्यता का नियम देख चुके थे। दो का मतलब कि 2 की पावर n की विभाज्यता का नियम, मतलब 2 की पावर n मतलब क्या हो जाएगा आपका, n के स्थान पे जैसे जैसे रखते जाएंगे। अगर 1 रखेंगे तो 2 रहेगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो मतलब 2 का आप देख चुके हैं, 4 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम, और फिर 16 की विभाज्यता का नियम, 32 की विभाज्यता का नियम, 64 की विभाज्यता का नियम। ऐसे ही आगे हम लोग 2 की पावर n के रूप में जितने भी पढ़ते हैं सबकी विभाज्यता का नियम हम लोग सीख चुके हैं। और फिर इधर 3 की विभाज्यता का नियम सीख चुके हैं, और 9 की विभाज्यता का नियम सीख चुके हैं, और फिर आप जो है 5 की विभाज्यता का नियम सीख चुके हैं, और आपका 7 और 6 का बचा है, ठीक। 7 और 6 की विभाज्यता का नियम बचा है, और आपका लगभग सारा हो चुका है इसमें, ठीक। देखिए, तो अब आगे हम जो है क्या करेंगे, पहले देखते हैं आपके 6 की विभाज्यता का नियम कैसे है, ठीक। 6 की विभाज्यता का नियम क्या है, आप इसको सीखिए। देखिए, जैसे ये 6 है, इसको हम कैसे करेंगे। जैसे 6 होगा, 12 होगा, या फिर 18 हो गया, 24 हो गया, 45 हो गया, इन सब से हम कैसे, अगर किसी संख्या को कह दिया जाए कि 45 से विभाजित कीजिए, तो क्या आप 45 से आपको भाग देना आसान लग रहा है? आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये चेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग 45 का पहाड़ा ना तो जानते हैं, ना तो 45 की विभाज्यता का कोई उस तरह से पर्टिकुलर 45 की विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की जब कोई भी संख्या आ जाती है, इसके 2 गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? 2 फैक्टर करते हैं। जब इसका 2 गुणनखंड करेंगे हम, तो वो गुणनखंड ऐसा करेंगे कि जिनका कॉमन 1 हो, जिनका कॉमन 1 हो, मतलब जिसका HCF 1 हो। देखिए, 2 और 3, 2 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा ना। लेकिन 2 और 3 का जो कॉमन क्या होगा, 2 और 3 का HCF क्या होगा, 1 होगा। इनका अगर HCF देखा जाए तो कितना होगा, 1 होगा। मतलब ऐसी संख्याएं जब आए, उनको ऐसे फैक्टर में तोड़ो कि उनका कॉमन 1 हो, उनका कॉमन 1 हो। जैसे मैं कहूँ आपसे कि आप ले लीजिए 48। अब पूछा जाए क्या 48 6 से विभाजित है? आप 6 से छोटी संख्या तो 6 से डायरेक्ट भाग कर दे के आप चेक कर लेंगे 48 विभाजित है कि नहीं है। लेकिन अगर ये आप जानते हैं 2 और 3 के फैक्टर में तोड़ के और 2 और 3 से चेक कर लिया जाए, तो 2 से विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि अगर इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या हो तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित हो जाती है। और 3 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो मतलब पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 8 4 क्या हो गया, 12। 12 क्या है, 3 से विभाजित है, मतलब पूरी पूरी संख्या 3 से भी विभाजित है। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित होगी तो वो क्या होगी, वो 6 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आई मेरी? चलिए देखते हैं, आगे ले लीजिए। जैसे कि आप ले लीजिए 12। अब कह दीजिए 12 से किसी संख्या, अगर ये मैं कह दूं कि बताइए कोई संख्या 12 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक। तो उसको कैसे आप लोग चेक करेंगे, तो इस 12 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए, ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए कि जिसका मासा जो है क्या हो, 1 हो। जैसे कि आप अगर सोचें कि 2 और 6 में तोड़ दिया जाए, क्योंकि 6 दूनी 12 भी, 6 दूनी अगर करेंगे तब भी तो 12 ही होता है, 6 दूनी 12। लेकिन अगर आप जब इनसे विभाज्यता का नियम चेक करेंगे तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि इनका मासा जो है 1 नहीं है, इनका मासा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और 6 का मासा क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक। इस वजह से 12 को हम कैसे तोड़ेंगे, किन संख्याओं में तोड़ेंगे, देखिए हम कैसे तोड़ेंगे, 3 और 4 में तोड़ देंगे, क्योंकि 3 और 4 का मासा जो है 1 है। यहाँ तक बात समझ में। और फिर देखिए 3 चौको 12 भी हो जाएगा, इनका मासा 1 है। मतलब जो संख्या 3 से और 4 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी वो संख्या 12 से भी विभाजित हो गई, ठीक। अब देखिए, जैसे मैं कहूँ कि 45 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, 45 से कोई संख्या कब विभाजित होगी। देखिए 45 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए, इसको ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिसका कि मासा 1 हो, जिसका मासा क्या हो, 1 हो। जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 और 9 में तोड़ सकते हैं। क्या 5 और 9 में 1 के अलावा और कोई आ सकता है कॉमन? 1 के अलावा और कोई कॉमन आप ले सकते हैं, मतलब इसका HCF 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता।
और इनका गुणा आप करेंगे तो 45 ही हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो वो भी 45 होगा। मतलब जो संख्या 5 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 45 से भी विभाजित हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो हम अब आगे जो है कुछ सवाल लेंगे, 2-3 सवाल करेंगे। उसके बाद अभाज्य संख्याओं के नियम पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता का नियम देखेंगे कि कैसे वो नियम बनते हैं, वो कैसे फॉलो होते हैं, उन पे कैसे कैसे सवाल आते हैं, फिर इन पे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो फिर हम अगला सवाल लिखते हैं। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। देखिए, तो ये सवाल देखते हैं हम। ठीक, इस सवाल को कैसे लगाएंगे? देखिए, ऐसे जब इस प्रकार से सवाल आ जाए आपके, देखिए आधार में हर जगह 2 2 2 है और इसका देखिए एक क्रम में जो है घात बढ़ रही है, 71 72 73 74। जब भी इस प्रकार का सवाल आए ना तो आप तुरंत क्या करिए, इसमें से कॉमन लीजिए, तुरंत आप इसमें से कोई कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें से कॉमन क्या है, यहाँ से देखिए कॉमन तो आपके 2 की पावर 71 हो जाएगी, 2 की पावर 71 हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2 की पावर 71 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगेगी। देखिए, हम 2 की पावर 71 ना कॉमन लेके यहाँ पे 2 की पावर 70 कॉमन लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो इस प्रकार जब सवाल बनाता है तो वो जानता है कि बच्चा जो देखा कि वो पहले देख रहा है कितना अधिक से अधिक कॉमन हो सकता है, वो टोटल कॉमन ले लेगा, और जब टोटल कॉमन ले लेगा तो उसका सवाल जो है नहीं बनेगा, तब फिर उसको थोड़ी दिक्कत आने लगेगी। ठीक, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, 2 की पावर 71 आप कॉमन ले लीजिए पहले, फिर दिखाता हूँ आगे। देखिए 2 की पावर आप 71 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। देखिए अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी आप लोगों को, 71 हुआ, यहाँ पर 1 2 प्लस 4 प्लस 8, इनको आप जोड़िए, क्या हो गया, देखिए 2 1 3 4 3 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया, और गुणे यहाँ पर 2 की पावर 71। अब देखिए इनमें से कौन सी संख्या ऐसी दिख रही है कि जैसे इनसे जो है विभाजित हो जाए, कैसे कुछ पता चल रहा है, नहीं चल पा रहा है। अगर आप में से कोई बहुत दिमागदार है तो वो क्या करेगा, इस 2 को जो है क्या करेगा, 2 की पावर 71 को क्या कर सकता है, वो लिख सकता है 2 की पावर 70 गुणे 2 और गुणे 15, फिर क्या करेगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब देखिए ये 30 हो गया और गुणे यहाँ पर 2 की पावर 70। अब देखिए यहाँ पर ये इकाई के स्थान पे यहाँ पर क्या आ गया, 0। अगर यहाँ पर शून्य है मतलब कि वो निश्चित है, अगर इकाई के स्थान पे किसी में शून्य है मतलब कि वो कंफर्म है कि वो 10 से जो है डिवाइड हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक, ये संख्या क्या हो गई, 10 से विभाजित हो गई। आपको देखिए फिर वही जो काम करना पड़े, यहाँ से 2 जो है वापस उसमें करना पड़ा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर 2 की पावर 70 ही तो बचा कॉमन। तो आप पहले से ही 2 की पावर 70 कॉमन लीजिए, पहले से ही आप क्या करिए कि 2 की पावर 70 कॉमन लीजिए। देखिए जब आप 2 की पावर 70 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 की पावर जब 70 कॉमन लेंगे आप, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 बच जाएगा। देखिए 2 की पावर 70 हो गया, ये क्या हो गया, 2 4, फिर इसका मान 8 और 2 की पावर 4 का मान 16, इनको जोड़िए। देखिए 16 4 20, 8 2 10, 20 10 कितना हो गया, 30 हो गया, और इधर गुणे जो है 2 की पावर 70, यहाँ पर क्या आया, लास्ट में 0 आया, मतलब क्यों क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक, इतनी बात समझ में। अब देखिए मुझे आपको समझाना है, जिसकी वजह से मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, आप लोगों को इतना लिखना नहीं है। जिनको अगर ये अच्छे से समझ में आ रहा है उनको कतई इतना नहीं लिखना है, उनको लिखना क्या है, सिर्फ इतना तो क्वेश्चन में ये दिया ही है। आप जान गए कि 2 की पावर आप 70 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1 का मान 2 ही होगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2 का मान क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। तो इस लाइन को लिखने की जरूरत कहाँ है, 2 की पावर 3 का मान सभी को पता है 8 होता है, 2 की पावर 4 भी पता है 16 होता, फिर डायरेक्ट ये वाला लिखिए ना। और इसको लिखने के बाद सिर्फ आप इसको ऐड करेंगे, देखेंगे 30 आएगा, और इसको तो दिमाग में रहेगा कि ये इतना गुणा में है। जब ये इतना गुणा में है, यहाँ पर 30 आया और देखिए इकाई के स्थान पे 0 है, तो डायरेक्ट आप 10 मारेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको लिखिए और डायरेक्ट फिर इसको लिखिए और आंसर मानिए आप अपना 10 की ये संख्या जो पूरी 10 से विभाजित है। इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्लियर। चलिए फिर हम अगला सवाल लेते हैं। ठीक, देखिए ये जो सवाल है आपका, इसको देखिए क्या लिखा है, यदि n 1 से बड़ी, ये एक इस वजह से मैं यहाँ पर लिखा हूं ताकि आप लोग समझ सकें, एक लिखा गया है। ठीक,
यदि n एक से बड़ी एक पूर्ण संख्या है तब n स्क्वायर कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगा। देखिए इस प्रकार का जब भी सवाल आए ना, जब भी सवाल आए तो ये क्या कहा है बस उसी को फॉलो करिए। देखिए क्या कहा, n एक से बड़ी, n जो है क्या है एक से बड़ी, मतलब n एक से बड़ी है और यह एक पूर्ण संख्या है तब n स्क्वायर इंटू कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगा। एक से बड़ी कौन सी संख्या, आप 2 ले लीजिए। अब 2 वहां पर रख लेंगे, जैसे n स्क्वायर फिर n स्क्वायर माइनस 1, अब इनकी जगह पे 2 रख लीजिए। आप 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर आप करेंगे 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 और माइनस 1 कितना हो गया 3। ये यहाँ पर अब गुणा का निशान है ये ना, तो क्या हो गया 4 3 12। ये संख्या किससे हमेशा विभाजित हो जाएगी 12 से। बस इसमें इतना ही करना, वो क्या कहा है उसको सिर्फ यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, जो दिया है उसी में मान रख दीजिए। जैसे बोला एक से बड़ा, तो एक से बड़ी कौन सी संख्या, एक से जस्ट बड़ी 2 है, तो फिर आप 2 को रख लीजिए। बात इतनी समझ में। देखिए अगला भी सवाल सेम इसी प्रकार से दिया है, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 विभाजित होगा। देखिए क्या कह रहा है, n एक सम संख्या है, तो एक तो आपका विषम संख्या है, एक के बाद जो है 2 क्या है एक सम संख्या, तो फिर तुरंत 2 को आप लीजिए, ना कि 4 को लो। क्या करिए आप 2 को, जो सबसे छोटा से छोटा मिले उसी को आप तुरंत ले लीजिए। तो 6 की पावर जब आप 2 करेंगे, यहाँ पर दिया है 6 की पावर n माइनस 1 विभाजित होगा। तो देखिए 6 की पावर आप 2 कर लीजिए, 6 की पावर जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 1 कितना हो गया 35। तो इस प्रकार की जो भी संख्या आएगी ना वो 35 से हमेशा विभाजित होगी। क्या होगी, वो 35 से हमेशा विभाजित होगी। इस प्रकार के सवाल जो है ऐसे आएंगे और तुरंत आप उस पर मान रखिएगा, जो वो कहा है तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग लेंगे अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता का नियम। अब अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता का नियम कैसे बनते हैं, वो कैसे फॉलो करते हैं, क्या क्या करवाया जाता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक, आगे चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या की विभाज्यता का नियम। अभाज्य संख्या की विभाज्यता के नियम में हम पहले लेंगे 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम आखिर कैसे बनाया जाता है, पहले ये देखिए, पहले ये चेक करेंगे हम कि 13 से विभाज्यता का नियम कैसे बनाया जाता है। देखिए जब भी इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं ना, हमेशा क्या करना है ध्यान में रखिएगा, हमेशा क्या करना है, इसको किस रूप में चेंज करना है। देखिए 13 है, इस जगह 3 और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो पहले आप क्या करिए 3x ले लीजिए, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब यहाँ पर आप क्या करिए x का कोई ऐसा मान लीजिए, x का कोई ऐसा मान यहाँ पर रखिए 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा कोई मान रखिए यहाँ पर कि ये टोटल जो है, टोटल क्या बन जाए 13 बन जाए, 13 बन जाए। जैसे आप मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे, अगर x का मान अगर आप 1 रखें तो क्या होगा, 3 एकम 3 1 4 ही होगा, नहीं होगा। मान लीजिए आप 2 रख ली, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, नहीं होगा। आप 3 रखिए, क्या करिए आप 3 3 तिरके 9 9 1 10, नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर 4 रखते हैं, x का मान अगर 4 रखते हैं तो क्या होगा, 4 3 12 12 1 13, क्या मिला प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 13। इतनी बात समझ में आई। देखिए आप जब यहाँ पर 4 से x के स्थान पे 4 रखे हैं, 4 से जब गुणा करिए 4 3 12 और 13 कितना हो गया 13 प्राप्त हो गया। यहाँ तक ये मेरी बात समझिएगा, ध्यानपूर्वक बहुत बहुत कंसंट्रेट होकर यहाँ पर सुनिएगा ये। ठीक, मुझे लग रहा है आप में से बहुत कम लोगों के सामने ये चीज पढ़ा होगा अभी तक, ये पहली बार शायद आप लोग देख रहे होंगे, इस वजह से मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा जो कह रहा हूँ मैं, इसको बहुत ही देखिए। आप यहाँ पर 4 रखें, अब यहाँ पर अगर ये नहीं करता, मतलब अब भी अगर मान लीजिए 13 नहीं पड़ा होता तो यहाँ पर ये नहीं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्लस में ही लेंगे, 1 प्लस ऐसा नहीं, आप 1 माइनस में भी ले सकते हैं, तो 2 प्लस में ले रहे हैं तो 2 माइनस में भी ले सकते हैं। बात यहाँ तक मेरी समझ में आ रही है। तो इसका मान यहाँ पर तो 4 रखने के बाद 13 प्राप्त हो गया। तो अब कोई संख्या 13 से विभाजित है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम इस रूल को कैसे फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए आप क्या किए थे, 4 से गुणा किए थे, तो इस 13 से विभाजित का नियम मतलब क्या है कि आप 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करते हैं, अगर इसमें 4 से गुणा करते हैं और फिर प्लस 1 करते हैं तो ये 13 प्राप्त हो जाता है, 13 प्राप्त हो गया। ये 3 यहाँ पर था तो इस वजह से हम 3 लिए हैं, यहाँ पर 1 था इस वजह से हम यहाँ पर 1 लिए हैं। इतनी बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए जब 4 रखे तो 4 3 12 प्लस 1 किए तो 13 आ गया। अब देखिए
अब जैसे इसमें कोई सवाल दिया जाए, कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको एग्जाम्पल लेके फिर समझाते हैं, ठीक। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें 91, 39। देखिए अब ये पूछे अगर ये 13 से बताइए विभाज्य है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर ये देखा जाए ये 13 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पर एक चीरा कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, 4 से गुणा किया था, यहाँ पर 4 से गुणा किया था, तो आप भी यहाँ 4 से गुणा करिए, 4 से गुणा करिए, 4 9 36, और यहाँ से मैंने प्लस जो है 4 जो है क्या मैंने प्लस में लिया है ना, तो प्लस में लिया है तो 9 चौको 36, ये प्लस में आएगा ना, प्लस में आएगा तो इसको जोड़ दीजिए, 6 3 9, 3 1 4 और 9। अब देखिए अब भी ये बड़ी संख्या अभी भी 13 से कैसे विभाजित होगी कि नहीं होगी पता नहीं, मुझे नहीं पता चल पा रहा है। तो अब क्या करेंगे, आप इसमें फिर 4 से गुणा कर दीजिए, 4 9 36, फिर 36 आप इस जगह 36 लिखिए, अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 4 10, 10 एक बचा, 9 1 10 3 13। अब देखिए 130 क्या है, 13 से विभाजित है कि नहीं? 130 जो है 13 से विभाजित है, मतलब ये संख्या पूरी 13 से विभाजित है। ये जो है 13 से विभाजिता के लिए इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। इतनी बात समझ में? चलिए हम अगला लेते हैं, जैसे मान लीजिए 52 ले लीजिए और आप 91 ले लीजिए। अब ये बताइए ये जो है संख्या 13 से पूरा विभाजित है कि नहीं, पूरा विभाजित है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए इसमें जो है 4 से गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, और यहाँ पर क्या करेंगे आप इसको जोड़ लेंगे, 9 4 13, और यहाँ पर 2 है, 2 1 3 हो जाएगा, और फिर 5 लिख लीजिए। अब भी ये बड़ी संख्या लग रही है, 13 से जो आपको विभाजिता करने में दिक्कत होगी, तो यहाँ फिर 4 से आप गुणा कर लीजिए। क्या करिए 4 से गुणा करिए, 4 3 12, इसमें 12 जोड़ दीजिए। अब देखिए 3 2 5 और 6, कितना हो गया आपका? कितना हो गया आपका? 65। अब देखिए 13 5 65, इतना तो आसानी से प्राप्त हो गया आपको, हाँ 65 आ जाएगा। अगर अब भी नहीं आ रहा है तो अब भी गुणा कर लीजिए, 4 5 20, अब इसमें जो आप 20 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 26। अब तो पता चला 13 दूनी 26 होता है। इतनी बात समझ में? मतलब ये संख्या क्या है, 13 से पूरा विभाजित है। इस तरह से आप 13 की विभाजिता का नियम चेक करते हैं। अब आप ये कहेंगे जब सर ये इतना बड़ा खुद ही हो जा रहा है तो हम डायरेक्ट 13 से भाग ना दे लें, इसमें डायरेक्ट 13 से भाग ना दे लें, हम इतना नियम क्यों लगा रहे हैं? आखिर ये नियम क्यों लगाया जा रहा है? मेरे भाई आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए, मैं आपको इस पे जो ऐसे ऐसे सवाल दिखाऊंगा कि आप जो है 13 से डायरेक्ट भाग करना जानते हैं, लेकिन फिर सवाल नहीं लगेगा अगर ये नियम आपको ना पता हो तो। और ये सवाल आए हैं आपके SSC कैट वगैरह में, ये सवाल आए हैं। अब देखिए छोटे एग्जाम वाले ये ना सोचें कि ये SSC कैट में आया है तो ये मेरे काम का क्या, मैं क्यों पढ़ूं इसको। एक बात बताइए, आज से आप लोग PCS IS के पेपर उठाइएगा, 7-8 साल पहले का जो क्वेश्चन PCS IS में आता था, इस टाइम वो क्वेश्चन जो है आपके ग्रुप C ग्रुप D में वो क्वेश्चन आते हैं। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन जो ऊपर एग्जाम में आ चुके हैं, बड़े एग्जामों में आ चुके हैं, क्या वो छोटे एग्जामों में नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि सभी लोग पढ़िए, ये कोई ना सोचिए कि ये तो बड़े एग्जामों का है कि मैं क्यों पढ़ूं। पहले कोई भी क्वेश्चन जो होता है पहले वो बड़े एग्जाम में आता है, फिर उसके नीचे वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं सारे। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए अब हम लेते हैं आपके 19 के 17 का विभाज्यता का नियम, 17 के विभाज्यता का नियम लेते हैं। देखिए 17 के विभाज्यता का नियम में आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। इसको जो आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, जैसे कि 13 के लिए कहा, या फिर आप उतना फास्ट निकाल पाइए, ठीक, कि 4 3 12 1 13 हो जाएगा। जैसे 17 कहा, या तो 17 को याद रखिए या तो फिर निकाल पाइए उतनी तेजी से, ठीक। देखिए इसके जो सवाल आप कैसे, इसको देखो आप कैसे क्या करेंगे। 17 है, 17 को आप क्या लिखेंगे? पहले मैंने बोला इसको, ये जो 7 है तो इसको 7x लिख लीजिए, यहाँ पर 1 है तो +1 रख लीजिए। अब देखिए अगर x के स्थान पे 1 रखा जाए तो 7 एकम 7 1 8 ही होगा, माइनस में लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 लेंगे 7 दूनी 14 1 15 होगा, बनेगा काम नहीं। 3 लेंगे 7 3 21 22 हो जाएगा, तब भी नहीं काम बन रहा है। मान लीजिए 3 आप माइनस में ले लीजिए, 3 अगर माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 3 21, यहाँ पर -21 हो जाएगा, और +1, तब भी ये घट के 20 ही पाएगा, 17 तो आ नहीं रहा है। देखिए या तो फिर 17 आए या 17 का कोई गुणज आए, या 17 आए या 17 का कोई गुणज आए।
तो अब देखिए हम 4 रखेंगे, 4 से 28 एक 29 होगा, तब भी नहीं होगा। अगर माइनस हम लेंगे 4 से 28 और यहाँ पर अगर माइनस लेंगे तो यह 28 फिर +1 रहेगा, तो ये घट के कितना हो जाएगा 27, तब भी नहीं काम बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आप 5 ले लेंगे, 7 बचे 35, 35 से 36 हो जाएगा, 35 + 1 36 हो जाएगा। लेकिन अगर हम माइनस में यहाँ ले लें, -5 ले लें, क्या ले लें -5, तो क्या हो जाएगा 7 बचे 35, क्या हो गया -35 + 1, ये क्या हुआ -34। अब देखिए -34 जो है 17 से विभाजित है कि नहीं, 17 दूनी 34, माइनस में है प्लस में फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखिए ये 17 से विभाजित है कि नहीं, ये क्या है 17 से विभाजित है। ठीक, तो इस प्रकार की जब 17 की विभाज्यता का नियम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, -5 से गुणा करेंगे, -5 से गुणा करेंगे, और जब -5 से गुणा करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। तो अब तक जैसे कि 13 वाले में था तो हम लोग जोड़ रहे थे, अब यहाँ पर माइनस में आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, घटा देंगे। तो देखिए इस पे हम सवाल लेते हैं, इस पे हम सवाल लेते हैं आपके लिए। ठीक, ये सवाल कैसे बनते हैं, अरे इसको मैंने मिटा दिया, मिटाना नहीं था। देखिए क्या था, 7x + 1 और x की जब क्या रखे थे -5, क्या हो गया 7 बचे 35 + 1, क्या हो गया ये आपका -34 प्राप्त हुआ। अब देखिए इस पे हम सवाल लें आपसे, मान लीजिए हम आपसे पूछें, अब ये बताइए 51 34 क्या 17 से विभाजित है, ये जो 51 34 है क्या 17 से विभाजित है, 17 से विभाजित है कि नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या किया था -5 किए थे, यहाँ पर भी -5 से गुणा कर दीजिए। -5 से जब गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, क्या होगा 20, और माइनस से गुणा कर रहे हैं तो माइनस में होगा, तो आप घटा दीजिए। देखिए ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आपका 9, और यहाँ से आप 4 ले लीजिए। अब देखिए फिर इसको जो आप गुणा कीजिए, गुणा कीजिए किससे, -5 से, -5 से आप जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 15, और इसको फिर माइनस कर दीजिए आप, तो ये कितना आया 4, और यहाँ से 3, कितना हो गया 34। अब किसको नहीं पता है कि 17 दूनी 34 होता है, पता चल गया, मतलब कि ये संख्या क्या है 17 से पूरा विभाजित है, 17 से पूरी विभाजित है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, आप में से कितने लोग आप ये मुझको कह रहे होंगे कि क्या ये बताए जा रहे हो, क्या बताए जा रहे हो, मतलब इससे तो आसान है कि हम 17 से ऐसे भाग दे कि ना चेक कर लेते। बार बार आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन मेरे भाई प्लीज प्लीज कृपया आप लोग जो है इसको धैर्य बना के देखिए। अभी मैं इस पे आपको जब सवाल दूंगा तब आपको जो है आपकी आंखें खुलेंगी, क्या ये ऐसे होता है, ऐसे सवाल बन सकते हैं, इस प्रकार से आते हैं सवाल। ये आप लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से धैर्यपूर्वक इसको सुनिए, इसको अन्यथा ना लीजिए कि मैं इतना बेफजूल का क्यों बता रहा हूँ। बेफजूल को कुछ भी नहीं बताऊंगा भाई, आप लोगों को जो एग्जाम में आएगा मैं उसी से रिलेटेड बताऊंगा, ये विश्वास करिएगा मेरे ऊपर। मैं बेफजूल आप लोगों को एक भी चीज नहीं बताऊंगा कि जिससे आपका टाइम जो है बेकार जाए, खराब जाए, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक, विश्वास करिएगा मेरे ऊपर। चलिए आपको 17 का विभाज्यता का नियम बता दिया, 13 का बता दिया, अब देखिए 19 की विभाज्यता का नियम देखिए। 19 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 की विभाज्यता का नियम देखिए। आप लोगों में से आप लोग कह रहे होंगे 7 का विभाज्यता का नियम क्यों नहीं बता रहे हो, सब उधर तो बता दिए, 7 का क्यों छोड़े हो। धैर्य रखिएगा, अभी बताता हूँ। 7 की भी विभाज्यता का नियम अभी बता रहे हैं, 7 की भी विभाज्यता का नियम हम अभी बता रहे हैं। देखिए देखिए 19 के विभाज्यता का नियम, 19 से विभाज्यता का नियम, इसमें भी सेम वही काम करना है जो करते आए हैं हम वही तो आपसे बोल। आभाज्य संख्याओं के लिए क्या करेंगे, पहले 9x कर लीजिए +1। अब देखिए इसके स्थान पे x के स्थान पे क्या रख दिया जाए कि 19 हो जाए, अगर 2 रख दिया जाए 9 दूनी 18 +1 19, आसानी से मिल गया, मतलब +2 रखना है। तो अब चेक करना है कोई संख्या 19 से विभाजित है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे चेक करना है। अगर हमें कोई संख्या 19 से विभाजित है कि नहीं है तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसके लिए। ध्यान दीजिए 19 से विभाजित है कि नहीं है कैसे करेंगे। देखिए आप ले लीजिए 38, ये देखिए 19 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक चिन्ह खींचिए और इसमें गुणा कीजिए आप 2 से गुणा किए थे ना, तो 2 से गुणा कीजिए, 8 दूनी 16 और +2 से गुणा किए थे, इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, 6 3 9 7 1 8 और यहाँ से 5 ले लीजिए। अब फिर इस 9 में जो है आप क्या करिए 2 से गुणा कीजिए, 9 दूनी 18 18 को इसमें जोड़ लीजिए,
8 8 16, 5 1 6 7 76। अब देखिए 19 का पहाड़ा जिनको आता है तो चेक कीजिए 76 जो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर अभी आपको प्रॉब्लम है तो इसमें अभी 2 से गुणा कर लीजिए। 6 दूनी 12, 12 7 19। देखिए 19 आ गया, 19 19 तो कट ही जाएगा ना, मतलब कि जो 57 और 38 है ये क्या होगा 19 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। देखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए आप लोग 23 का विभाज्यता का नियम ले लीजिए। 23 की विभाज्यता का नियम, इन सब चीज़ों को अगर देखिए आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग पहली बार ये सब आपके सामने पढ़ रहा होगा, तो अगर पहली बार पढ़ रहा है तो आप जो है जल्दी भूलेंगे, तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आप लिख भी लीजिए इसको, ताकि दोबारा फिर आप इसको पढ़ सकें। अगर नहीं लिखना है तो वीडियो तो पड़ी ही रहेगी, फिर दोबारा देखिएगा। ठीक, दोबारा फिर देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा और ज़रूर देखिएगा। ठीक, क्योंकि मैं जानता हूँ ये पढ़ाता नहीं है कोई, और इस पर क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि बच्चे जो इन सब चीज़ से बोर होने लगते हैं। और जब यूट्यूब पे होता क्या है, लोगों को ये पता है कि बच्चे बोर होने लगेंगे, तो वो चीज़ें छोड़ते जाते हैं वो लोग जिनसे बच्चे बोर होते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर कुछ भी छोड़ना नहीं है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना। आप लोगों को सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आपको रियलिटी पता चले कि क्या क्या आता है, सब कुछ आपके सामने पहुँचे और वो कैसे लगता है। ये सब कुछ जब आपके सामने पहुँचेगा तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप वही 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से रुकते हैं, बहुत दुख होता है। ठीक, चलिए हम देखेंगे अब 23 से विभाज्यता का नियम। 23 से विभाज्यता का नियम देखिए, 23 से विभाज्यता का नियम क्या है। मैंने क्या कहा था, इसको लीजिए 3, आप लिख लीजिए 3x + 2, 3x + 2। अब देखिए ऐसा हम यहाँ पर x का मान क्या लें, यहाँ पर x के स्थान पे हम क्या रखें ऐसा कि ये जो है 23 बन जाए, या फिर 23 का कोई गुणज बन जाए। चलिए देखते हैं। अब छोटा कोई अंक 1 2 रखने के बाद तो मुझे नहीं लग रहा होगा, यहाँ पर मुझे तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 रखा जाए तो क्या होगा, 5 3 15, 15 2 17 ही हो रहा है। मतलब उससे भी बड़ा कोई लिया जाए, उससे भी बड़ा अगर कोई आप लेंगे तो क्या होगा, 6 लेंगे, 6 3 18, 2 20 हो रहा है, तब भी नहीं हो रहा। आप यहाँ पर 7 ले लीजिए, 7 3 21, 21 2 23 हो जा रहा है। 21 + 2 क्या होगा 23। मतलब जब 23 का विभाज्यता का नियम देखेंगे आप, तो उसमें 7 से गुणा करके फिर उसमें क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। जैसे कोई आप क्वेश्चन ले लीजिए देखिए, अब ये बताइए ये जो है 23 से विभाजित है या नहीं है, ये संख्या 23 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, 7 से गुणा किया था। आप भी क्या करिए, 7 से गुणा कीजिए। 7 9 63। तो आप इसमें 63 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 3 9, 6 6 12, 12 को 2, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 9 में 7 से गुणा कर दीजिए। 7 9 63, 3 2 5, 6 5 11। देखिए क्या 23 का पढ़ा आपको इतना आता है कि यहाँ तक पढ़ पाइए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं फिर आप करिए 7 5 35। अब देखिए 6 11 था ना, 35 6 और यहाँ पर कितना हो गया यार 4, कितना हो गया 46। अब तो पढ़ लेंगे ना, 23 दूना 46, 23 दूना क्या होगा 46 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए हम लोग चलेंगे 7 की विभाज्यता के नियम पर। अब इसी प्रकार से जो भी अभाज्य संख्याएं आएंगी उनका विभाज्यता का नियम आप लोग ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से जो भी अभाज्य संख्याएं ऐसे ही आप लोग लिख के उसके बाद पता करते चले जाएंगे, खुद पे खुद ज्ञात कर लेंगे। ठीक, कि अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता का नियम कैसे बनता है, ये सब आप लोग खुद प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए एक और बचा है 7 का, तो हम 7 का जो है आपको दिखा देते हैं, जो है 7 का कैसे बनता है। देखिए 7 की विभाज्यता का नियम, 7 अभी हमने जो बताया वो तो 2 अंक की थी, इस वजह से हो जा रहा था। जब 2 अंक की अभाज्य संख्याएं थी और लग रहा था जैसे कि 13 पे लगा है, 17 पे लगा, 19 पे लगा, 23 पे लगा, लेकिन ये तो 7 है, तो इस पर वो रूल कैसे लगेगा जब ये तो 1 अंक वाली संख्या है। ठीक,
जब ऐसा है तो हम इसका गुणज कर लेंगे, इसका गुणज लिख लेंगे। 17 का गुणज अगला क्या होता है? 14। तो हम ये रूल अब 14 पे लगाएंगे, ये रूल 14 पे लगाएंगे। ठीक, चलिए 14 पे लगाते हैं ये रूल। जब 14 पे लगाएंगे हम तो क्या करेंगे, इसको 4x + 1 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर x का मान अगर 1 लिया जाए तो क्या होगा, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा। अगर माइनस में लेंगे तब भी नहीं काम बन रहा है। अगर यहाँ पर हम 2 लें, 4 दूनी 8, 8 1 9 हो जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर -2 ले लें, क्या कर लें, -2 ले लें, तो 4 दूनी 8 और +1, -8 + 1, तो ये क्या होगा, 7 हो गया ना। अब हमें 14 से प्राप्त की है, लेकिन ये विभाज्यता तो है 7 का ना, तो देखिए 7 से विभाजित हो जा रहा है कि नहीं, हो जा रहा है ना। तो ये जो है आप क्या करेंगे, इसे -2 से गुणा करेंगे। ठीक, अब इस प्रकार के सवाल जो है 7 की विभाज्यता का नियम जो आपको चेक करने के लिए आता है, वो देखिए कैसे आता है। देखिए अब आपको मिल जाए 5663 7 से विभाजित है कि नहीं है, 5663 7 से विभाजित है कि नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, -2 से गुणा किए थे तो -2 से गुणा कर दीजिए, क्या होगा, 3 दूनी 6, और माइनस में है तो आप घटा दीजिए 0, 6 5। फिर चेक कीजिए, आप इसमें जब 0 -2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। आप जब 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 56 ही होगा, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब देखिए 7 का पहाड़ा तो इतना तो आप लोगों को आता होगा कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक, 8 बार पहाड़ा जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगी, संख्या पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रहा है तो लीजिए 6 दूनी 12, आप जो क्या करिए -12 कर दीजिए। जब -12 + 5 है तो घटेगा तो क्या बचेगा, -7 ना, 7 से कटा। ठीक, मतलब इस तरह से हम लोग विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। और जो है अब आगे इन पे जो है कुछ सवाल लेते हैं। अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता के नियम से संबंधित अब कुछ सवाल हम आप लोगों को लगवाएंगे। चलिए तो फिर सवाल लेते हैं। देखिए ये सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या AB है, AB जो है एक 2 अंक की संख्या है, यह विभाजित होगी 7 से यदि A + B 7 से विभाजित हो, या फिर जब A × B + B 7 से विभाजित हो, या A - 2B 7 से विभाजित हो, या फिर 9A + B 7 से विभाजित हो। ये जो है AB जो है 7 से कब विभाजित होगा, AB 7 से कब विभाजित होगा, इनमें से कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाए तब जाके ये AB 7 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जरूरत पड़ी आपको 7 की विभाज्यता का नियम। अब ये जो है ये क्या है, एक 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है AB। अब देखिए 7 की विभाज्यता का नियम आप क्या जानते थे, ऐसे करते थे और -2 से गुणा करते थे, यही करते थे ना, वही करिए ना, -2 से गुणा कीजिए। इसमें जब -2 से आप गुणा करेंगे, इसमें देखिए B में -2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2B। अब इसमें क्या करते थे, हम घटाते थे, जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A - 2B। और आगे हम लोग 7 की विभाज्यता के नियम में जो है क्या जानते थे, यही जानते थे ना कि ये जो प्राप्त हुआ अगर ये 7 से विभाजित हो गया तो मतलब कि पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो अब देखिए A - 2B कहीं पर दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है A - 2B 7 से अगर विभाजित हो गया तो पूरी जो AB संख्या है ये 2 अंक की, ये भी 7 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया, ये जो है विभाज्यता के नियम कैसे काम करता है, कहाँ पर फॉलो करवा जाता है, इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, C आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो भी लोग अगर पीछे के जितने रूल बताए थे अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता का नियम, अगर वो चीज़ें अगर ध्यान से देखे होंगे तो ये सवाल बहुत आसान लगा होगा। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हुई। तो चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं हम। ठीक, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, 2 अंकों की एक संख्या AB 7 से विभाजित होगी यदि A × B 7 से विभाजित हो जाए, या फिर A + B 7 से विभाजित हो जाए, या फिर 3A + B 7 से विभाजित हो जाए, या फिर A - B 7 से विभाजित हो जाए, या फिर A - B 7 से विभाजित हो जाए। देखिए ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या देखे हैं कि AB जो है एक क्या है, 2 अंक की संख्या है, तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या जानते हैं हम। इसमें क्या करेंगे, -2 से गुणा करेंगे, -2 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2B हो जाएगा, -2B। इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, A - 2B। देखिए क्या A - 2B, अगर A - 2B विभाजित हो जाएगा तो मतलब पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या इसमें कहीं A - 2B दिया है, इन चारों में नहीं दिया है, इन चारों में A - 2B तो कहीं नहीं दिया है।
तो हम लोगों को एक चीज और पता होना चाहिए। देखिए अगर ये नहीं, इससे नहीं लगा तो हम लोग और क्या जानते हैं, इस ए बी क्या है, 2 अंक की संख्या है। तो इसको अगर हम स्थानीय मान के रूप में जब लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 10a प्लस बी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और अगर 7 से भाग देना है इसमें तो क्या करेंगे, देखिए इस 10a में अगर 7 से भाग देना तो कट नहीं रहेगा। इसको हम 7a लिख दें, क्या करें 7a लिख दें प्लस इधर क्या कर दें 3a कर दें और प्लस b। अब देखिए अब ये 7 से तो पूरा पूरा कट गया। अगर ये दोनों भी मिला के अगर 7 से पूरा पूरा कट जाए तो मतलब इस संख्या में जो है क्या होगी, 7 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। इस संख्या में 7 से पूरी पूरी भाग तब फिर चली जाएगी। मतलब अब देखिए यहाँ पर इसमें तो पूरी पूरी भाग चली जा रही है। अब कितने लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर प्लस है तो कैसे होगा, मैंने इसके पहले भी बताया था। क्या आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, 7a प्लस 7a अपान 7 प्लस 3a प्लस b अपान 7, क्या इस तरह से इसको नहीं लिख सकते। ये 7 से पूरा पूरा कट ही जा रहा है। अगर ये भी 7 से पूरा पूरा कट जाए मतलब कि 7 से इसमें पूरी पूरी भाग चली जाएगी। देखिए 3a प्लस बी कहीं पर दिया है, 3a प्लस बी 7 से विभाजित हो जाएगा तो a इंटू बी, सॉरी ए बी जो है 2 अंक की संख्या जो है वो क्या होगी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसका आंसर कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। इतनी बात समझ में आई। चलिए इसी प्रकार से एक सवाल और लेते हैं। ठीक, एक सवाल और लेते हैं आगे। चलिए देखिए ये सवाल, यदि 335 को 5a7 के साथ योग करने पर योगफल जो है 8b2 प्राप्त होता है, जब इनका योग किया जाता है तो योगफल क्या प्राप्त हुआ 8b2 प्राप्त होता है। और ये जो 8b2 प्राप्त हुआ ये क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो a का अधिकतम मान क्या हो सकता है, a का अधिकतम मान क्या हो सकता है। देखिए इस प्रकार का सवाल क्या है, ये जो कहा उसको बस वैसे लिखते जाइए। क्या कहा है, देखिए 335 को क्या कहा 5a7, इन दोनों को जब जोड़ा गया तो प्राप्त क्या हुआ 8b और 2, यही प्राप्त हुआ ना, इतनी बात क्लियर है। और क्या कहा, ये जो 8b2 है ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। और कहा ये का अधिकतम मान क्या हो सकता है, ये का अधिकतम मान क्या हो सकता है। अब देखिए पहले ये सोचिए कि अगर यहाँ b के स्थान पे क्या रख दिया जाए कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, b के स्थान पे क्या रख दिया जाए कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस b के स्थान पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं कि ये जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए अगर हम यहाँ पर अगर 2 रखें, चलिए छोड़िए, पहले मान लीजिए अगर 1 रखें हम तो ये क्या होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 1, 3 से 21, लेकिन 2 शेष बच जाएगा। मान लीजिए अगर 2 रखते 2, ठीक, तो अगर इस तरह से हम चेक करेंगे तो हमें ज्यादा चेक करना है। क्यों, क्योंकि ये कहा है एक अधिकतम मान। एक अधिकतम मान कब होगा, जब यहाँ पर बड़ी सी बड़ी संख्या होगी तभी तो एक अभी अधिकतम मान होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ 9 से चेक करना शुरू करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए 9 रखते हैं, अगर b के स्थान पे अगर 9 रखा जाए तो क्या होगा 3 दूनी 6, यहाँ से क्या बचा 2 बचा, और यहाँ पर कितना आपका 9, तो 3 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 3 9 27, कितना बचा शेष 2 और 2 फिर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, नहीं भाग गई। मतलब यहाँ पर अगर 8 रखा जाए, क्या रखा जाए 8। अब देखिए अगर b के स्थान पे अगर 8 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 8 2, ये हुआ ना। देखिए अगर इसमें अब आप 3 से भाग देंगे तो ये देखिए 3 से पूरी कट जाएगी, 3 दूनी 6, कितना बचा 2 8। ठीक, 3 9 27, 3 9 क्या हो जाएगा 27, और यहाँ से क्या बचा 1, और ये 2, 3 चौको 12, पूरी कट गई, यहाँ से पूरी कट गई ना। ये भाग देगी, इतना आप चेक करना तो पड़ेगा नहीं, इस तरह से आप लोगों को इतना तो आता होगा, जल्दी से कर लेंगे आप डायरेक्ट यहीं पर। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 5 और 7 कितना है 12, यहाँ पर 12 है, मतलब कि एक यहाँ पर जो है कैरी आप जो है इसको इसमें ऐड किए होंगे, तो ये क्या हुआ 3 1 4, और यहाँ पर 8 कब आया होगा, यहाँ पर 8 कब आया होगा जब यहाँ पर कितना रहा होगा 4 रहा होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 5 8, मतलब यहाँ से कोई हासिल इधर तो जुड़ा नहीं है, तो मतलब ये 3 1 4 तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्थान पे क्या हो जाएगा 4, जब यहाँ पर 4 रहेगा तभी तो 3 1 4 4 4 8, तभी तो यहाँ पर 8 आएगा।
इतनी बात समझ में आई? इसको इसी तरह से आपको ढूंढ के लगाना पड़ता है, मतलब कि क्या यहाँ पर रखा जाए। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल जो है लगाने के लिए आपको पहले कुछ जानकारियां लेनी पड़ेंगी, बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, फिर जाके ऐसे सवाल आपको आसान लगने लगेंगे और बहुत आसान लगेंगे। अभी आप ऐसे पढ़िए और फिर बताइए ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको। लग रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, ये तो काफी बड़ा और काफी कठिन क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आप एक बार जो है सीख लीजिए और फिर पता चलेगा कि ये तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या है, 99 अंकों की एक संख्या यन है, एक यन संख्या है जो कि 99 अंकों की है, ठीक, और उनके किनारों पर 2 है। जैसे कोई संख्या लिखी गई है, मान लीजिए 2, फिर एक संख्या यहाँ पर ए डॉट 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 करते करते यहाँ पर ए फिर 2, मतलब दोनों किनारों पे जो है 2 2 लिखा गया है, ठीक, और बीच में जो है ए इस प्रकार से कोई एक ही संख्या है, बार 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 बात समझ में आ रही है। और संख्या यन जो है 11 से पूर्णतः विभाजित है, और ये जो संख्या यन, ये संख्या यन है, और ये जो संख्या यन है ये क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो मध्य का अंक बताइए। तो ये मध्य का अंक जब सब एक ही प्रकार का है, सब ए ही है, तो एक ही ए से पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा ना कि मध्य का अंक क्या है। इतनी बात समझ में आई? इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ क्या है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? तो अब देखिए यहाँ पर आगे और देखिए आप लोग, इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली, ये जो दिया है 99 अंक, ये जो 99 अंक दिया है ना, इसमें क्या होता है, दो रूल है। एक, जब यहाँ पर अंकों की संख्या सम हो और एक अंकों की संख्या विषम हो। देखिए यहाँ पर क्या है, 99 अंकों की विषम संख्या है। जब संख्या में अंकों की संख्या क्या हो, विषम हो, जब संख्या में अंकों की संख्या विषम हो, या फिर कह सकते हैं यदि अंकों की संख्या क्या हो, विषम। जब अंकों की संख्या विषम, जैसे ये 99 क्या है, विषम है ना। अगर ये मैं कहता सम अंकों की, मतलब सम अंक है ना। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक। तो इस प्रकार के सवाल में आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं अगर कहता यहीं पर 99 ना कह के मैं ये कहता कि कोई 3 अंक की संख्या है, क्या कोई 3 अंक की संख्या है जिनकी किनारों पे एक ही प्रकार के अंक है और बीच में एक भिन्न संख्या है और वो 11 से डिवाइड है। तो देखिए हम कैसे लिखते, अगर मान लीजिए 3 अंक की संख्या होती तो हम ये कह देते कि किनारे मान लीजिए a और a है और बीच में क्या है, एक x है, यही ना। तो 11 की विभाज्यता का नियम हम लोग क्या जानते हैं, देखिए 11 की विभाज्यता का नियम क्या जानते हैं। यहाँ पर a और a क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2a, और फिर क्या करेंगे, x है, तो x को इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद जो है क्या प्राप्त होगा, या तो ये 0 के बराबर हो जाए, या फिर 11 के गुणज के बराबर हो जाए, या फिर यूं कहूं कि मैं ये 11 हो जाए, यही ना। इतनी बात समझ में। तो मान लीजिए अभी मैं 0 लेके चल रहा हूँ, अभी मैं 0 लेके चल रहा हूँ। तो अगर ये मैं 0 लेके चल रहा हूँ तो मतलब क्या हुआ, 2a बराबर क्या हुआ, x, 2a बराबर x, मतलब यहाँ पर जो a लिखा गया है उसी को ये दुगना किया गया है, या कहूँ ये कि दोनों a को जोड़ा गया है और फिर बराबर x है। बात समझ में। जैसे कि अगर यहीं पर अगर ये 2 2 होता किनारे पे, तो ये बीच का अंक क्या हो जाता है, बीच का जो अंक है ये क्या होता, तो अगर a मतलब 2 है, a बराबर 2 है अगर, तो यहाँ पर अगर 2 रखते क्या 2 x, x बराबर क्या होगा आपका 4 होगा, x बराबर क्या होगा 4 होगा। इतनी बात समझ में। मान लीजिए अगर यहीं पर 5 अंक का होती है, अगर ये संख्या जो क्या होती 5 अंक की होती, ये 3 अंक की ना होके 5 अंक की होती, तब देखिए क्या होता। देखिए किनारों पे सेम अंक हो और बीच में जो है भी सेम। देखिए अब 11 की विभाज्यता का नियम आप क्या जानते हैं, एकांतर संख्याओं का योग और फिर उनका अंतर। देखिए यहां से अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस एक्स प्लस ए, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस एक्स। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और फिर इनका डिफरेंट करेंगे, इनका अंतर लेंगे। जब अंतर करेंगे तो यहाँ पर प्लस एक्स है, यहाँ पर माइनस 2x है, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स, और इसको किसके बराबर रखना है, 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। इतनी बात समझ ली। तो देखिए जब मैंने 3 अंकों वाले लिया तो तब भी तो यही आया था ना, बताइए
यही आया था ना, बराबर x। अगर मैं 7 अंकों की लूँ तब भी यही आएगा। चलिए देख लेते हैं 7 अंक की लेके। a x x x x कितना अंक हुआ x a। देखिए देखिए फिर भी यही जो यहाँ पर प्राप्त हुआ ना, यही फिर भी प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या हुआ 2a, एक x एक x से 2x। अब देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हुआ 3x माइनस 3x और बराबर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्लस 2x है, यहाँ पर माइनस 3x है, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस x बचेगा ना, 2a माइनस x बराबर 0, या कहूँ 2a बराबर x। अब ये बताइए जब 3 अंक की हो, 5 अंक की हो, 7 अंक की हो, जब वही प्राप्त हो रहा है तो 99 अंक की है तो फिर हम 99 अंक क्यों निकालेंगे, 3 ही अंक की निकाल दिया जाए ना, बात तो वही फिर भी प्राप्त होगी, वही तो सेम प्राप्त हो रहा है, लास्ट में तो यही प्राप्त हो रहा है हमको, और हमें जो ज्ञात करना है इसी से मिल जाएगा। तो 99 की ये कहे या फिर 1001 की कहे, या मतलब सिर्फ विषम अंक हो वो कितनों बड़ी ले ले, आप हमेशा 3 अंक पे आके लाके निकाल देंगे इसको। अब देखिए 3 अंक पे कैसे आके निकालेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो ऐसे सवालों को आप सिर्फ देख के बनाएंगे आंसर। देखिएगा, ध्यान दीजिए भाई, ये बोला 99, हमें 99 से कोई मतलब नहीं, अगर विषम संख्या है तो हमेशा एक ही तरह से फॉलो करेगा, अगर 11 से विभाज्यता का नियम वाला है तो। देखिए क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, किनारे पे 2 है तो किनारे पे आप 2 ले लीजिए, बीच में 1 से ले लीजिए, 2 लीजिए। ये 99 कहे या फिर 101 कहे या फिर 1001 कहे या 999 कहे, कुछ भी कहे, आप सिर्फ 3 अंक पे लीजिए, ठीक, जब किनारों पे सेम सेम कहे, ठीक। अब देखिए 11 विभाज्यता नियम आप जानते हैं, 2 क्या हो गया 4, और ये x, इसमें से x घटा दीजिए। अब यहाँ पर 0 कब प्राप्त होगा, 0 कब प्राप्त होगा, जब x का मान 4, जब x का मान 4 प्राप्त हो, या फिर यही ये कर दीजिए, x को उधर ले जाइए, क्या हो जाए x बराबर 4, तो x बराबर क्या आ गया 4, यही तो पूछा था ना। तो मध्य का अंक बताइए, मध्य का अंक क्या है 4, मध्य का अंक क्या है 4। ये जो 99 की संख्या लिखी गई ना वो ऐसे लिखी गई है 4 4 4 4 4 4, ऐसे करते करते आपका लास्ट में फिर 4 है और अंतिम में एकदम 2 है, और ये टोटल 99 अंक की संख्या है। तो मध्य का अंक जो है क्या प्राप्त हुआ आपका 4 प्राप्त हुआ। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब मान लीजिए यहीं पर ये कहता ये 2, लास्ट में जो ये किनारे पे ये 2 ना होके अगर ये कहता है यहाँ पर 3 है तो बताइए, अगर कह देता अगर 4 है तो बताइए मध्य का अंक, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप 3 कर लीजिए ना, 3 कर दीजिए, देखिए 3 कर दीजिए, क्या हो गया 3 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, x उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा आपका, x बराबर क्या हो गया 6 हो गया। मान लीजिए अगर 4 होता, अगर 4 होता तो क्या होता, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 4 होता यहीं पर मान लीजिए अगर 4 होता तब देखिए 4 होता तब क्या होता, 4 4 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया तो x बराबर क्या हो जाता 8 हो जाता। मान लीजिए अगर वहीं कहता किनारे पे जो है 5 5 है, किनारे क्या है 5 5, किनारे पे 5 5 है, तब देखिए जब किनारे पे अगर 5 5 रहेगा तो ये 5 5 क्या हो जाएगा 10। अब बताइए x का क्या हम रखें यहाँ पर, या तो यहाँ पर 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए, कोई ऐसा अंक है, क्योंकि हमें अंक लेना है, संख्या तो लेनी नहीं है, क्या कोई ऐसा अंक है कि x का रखें तो हम यहाँ पर या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो जवाब होगा कि नहीं सर ऐसा कोई अंक नहीं है, क्योंकि आप 1 से 9 तक ही 9 ही अंक है और एक 0 है, तो 0 रखेंगे तो 10 ही बच जाएगा, ठीक। अगर 1 रखेंगे तो 9 बच जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 बच जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 बच जाएगा, मतलब 0 और 11 तो नहीं बचेगा। मतलब ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है कि जिनके किनारे पे 5 हो, उनके बीच का अंक अगर कुछ हो और वो विषम अंक में हो तो 11 से डिवाइड होगा, मतलब ऐसी कोई संख्या ही संभव नहीं है कि वो 11 से विभाजित हो जाए। अगर जैसे मैं यही कहूँ यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है और ये एक 99 की संख्या है और बीच में जो है अंक क्या है ये बताइए, ये 99 की एक संख्या है और बीच में जो है ये कौन से अंक हैं ये बताइए आप। और ये कहूँ कि मैं ये 11 से विभाजित है तो गलत है, क्यों, क्योंकि ये संख्या 11 से कभी नहीं विभाजित हो सकती, जिनके किनारे पे 5 5 हो और उनके अंक जो है विषम में हो, उनके अंक अगर विषम में हो तो, अगर अंक सम में होंगे तब तो हो जाएगा, ठीक, अगर अंक सम में होंगे तो हो जाएगा। मैं अंक विषम की बात कर रहा हूँ, बात समझ में, मतलब 5 नहीं हो सकता,
अगर मान लीजिए यहीं पर अगर 6 कहा जाए 6, तब देखिए हो सकता है। कैसे हो सकता है? 6 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब x का मान आप 1 ले लीजिए, आप x का मान 1 लीजिए तो क्या यहाँ पर आ जाएगा? 11। मैंने तो यही बोला था ना कि 0 आए या फिर 11 आए या 11 का गुणज आए, तो आप 1 इसमें से घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर x का मान क्या होगा? 1 हो गया। अगर ये कहा जाए किनारे पे 6 है, किनारे पे 6 है, तो बीच में क्या होगा? तो बीच में 1 हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक, बीच में क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल लेते हैं सेम, अगला सवाल लेते हैं सेम। देखिए अगले सवाल में क्या है? अगले सवाल में कुछ नहीं है भाई, अगले सवाल में कुछ नहीं है, सेम यही सब कुछ है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है इसमें? देखिए अब यहाँ पर ये 99 अंक लिया था, अब मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि 100 अंक, 100 अंक की एक संख्या n कि दोनों किनारों पर 2 है और संख्या n 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो मध्य का अंक बताइए। तो मध्य क्या करिए आप? अंक बताइए, मध्य का अंक बताइए। देखिए जब अभी मैंने क्या कहा था, यदि अंकों की संख्या विषम हो। अब मैं क्या कह रहा हूं, यदि अंकों की संख्या क्या हो, अंकों की संख्या जो है सम हो। 100 क्या है? सम ही है ना। तो इसके लिए देखिए सम मतलब क्या, मैं आप लोगों को अभी पहले प्रूफ करके दिखाता हूं कि हाँ ये कैसे कैसे होता है, कैसे ये फॉलो करता है। ठीक, देखिए मान लीजिए अगर आपका 2 ना लेके मैं 4 से शुरू करूं, क्योंकि 2 अभी लूंगा और सम संख्या तो किनारे खुद ही 2 है, हाँ बीच में कहाँ कोई और अंक आया? नहीं आएगा ना। तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 4 से मान लीजिए कोई 4 अंक की एक संख्या है जो कि 11 से विभाजित है और किनारे पे 2 है। चलिए सेम है किनारे पे, तो ये x a, ध्यान दीजिएगा इतनी बात। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, 11 से अगर ये विभाजित हो तो ऐसे करते हैं ना, एकांतर अंकों का योग फिर उनका अंतर करते हैं। या तो अंतर जो है 0 प्राप्त हो या फिर 11 से कोई विभाजित हो संख्या या फिर 11 हो। देखिए हम क्या करेंगे, a प्लस एक्स कर देंगे और ये फिर क्या होगा, ये भी हो गया a प्लस एक्स और इन्हीं का अंतर। अब देखिए जब सेम है, ये भी a प्लस एक्स है, ये भी a प्लस एक्स है, जब इसको घटाएंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। हमेशा यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 ही प्राप्त होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो आप ये बताइए, चलिए मैं अभी आप लोगों को और लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 6 अंक ले लूँ, 6 अंक ले लूँ, तब क्या कर सकता हूँ? a x x x a, 6 अंक का हुआ। देखिए अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया प्लस 2x होगा। इसको जब जोड़ेंगे देखिए 2x प्लस a, 2x प्लस a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2x। अब इनका अंतर लेना हमें, अब क्या करना है? इनका अंतर लेना है, इनका अंतर लेना है। अब देखिए सेम है ना, ये भी a प्लस 2x है, ये भी प्लस 2x है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए अगर यहाँ पर हम x का कोई भी मान लेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी होगा, तब भी ये सेम हो जाएगा, तब भी सेम हो जाएगी। x का यहाँ पर कोई भी मान हम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x का मान लीजिए हम 1 ले लें, तो यहाँ पर भी 1 ले लेंगे, तो ये फिर भी a प्लस 1 दोनों एकदम बराबर है ना, तो घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर भी 2 ले लें, तब भी ये घट के 0 हो जाएगा। अगर x का मान 3 ले लें, यहाँ पर भी 3 ले लें, तब भी घट के 0 हो जाएगा। इतनी बातें मेरी समझ में आ रही है? अगर वो घट के 0 हो जाएगा हर एक अंक रखने पे, मतलब कि इस प्रकार के सवाल में हर एक अंक क्या है? संभव है। इस प्रकार के सवाल में कोई भी अंक हो वह क्या है? संभव है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं यहाँ पर विकल्प इसको ले लूँ, इसको विकल्प ले लूँ, मैं कह दूँ 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कोई भी अंक, 1 से 9 तक कोई भी अंक इसका आंसर होगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पर कह रहा है 100 अंक की कोई संख्या और किनारे पे क्या कह रहा है? 2 है, किनारे पे 2 है, तो बीच में बताइए क्या होगा? जब बार बार इसी प्रकार से आ रहा है, अब ये सेम तो नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेम तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो इधर आ रहा है वही इधर भी आ रहा है, मतलब कि वो घट के हर एक हाल पे 0 होना ही है, हर एक हालत पे वो घट के 0 होना ही है। तो हम क्या करेंगे भाई, सिर्फ हम 4 अंक वाली लेके उसी पे निकाल देंगे। 4 अंक वाली जब लेके निकालेंगे तो हम देखेंगे क्या आएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, हम जब ऐसे ऐसे जोड़ना शुरू करेंगे ना, जब जोड़ना शुरू करेंगे तो हम सिर्फ 4 अंक वाली लेके जोड़ेंगे, हम ना कि 99। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कर लिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। जब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक स्थान पे क्या आ गया आपका? 2,
और यहाँ पर भी 1 के स्थान पे क्या आ गया आपका 2। अब देखिए आप लोग, ये नीचे में हटाता हूँ, इस समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, देखिए अब यक्स के स्थान पे क्या रखा जाए कि शून्य आ जाए। यक्स के स्थान पे क्या रखा जाए कि शून्य आ जाए। आप 1 रखेंगे तब भी शून्य आ जाएगा, 2 रखेंगे तब भी शून्य आ जाएगा, 3 रखेंगे तब भी शून्य आ जाएगा, 4 रखेंगे तब भी शून्य आ जाएगा, 5 रखेंगे तब भी शून्य आ जाएगा, 6 रखेंगे तब भी आएगा, 7 रखेंगे तब भी आएगा, 8 रखेंगे तब भी आएगा, 9 रखेंगे तब भी आएगा। मतलब इसके मध्य का जो अंक है वो 1 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार के सवाल में अगर अंकों की संख्या जो है क्या हो, सम में हो, अगर अंकों की संख्या सम में हो और वह जो है किनारे पे दो एक ही प्रकार के अंक हो और वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो, बीच का जो अंक होगा वो 1 से लेकर 9 तक में से कोई भी रहेगा, क्या होगा, वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। यहीं पर हम रोकते हैं। इस सवाल को बहुत गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। ये सब सवाल जो है देख के वैसे नहीं लगता, लेकिन सोचिए क्या है, बहुत आसान सवाल था। सिर्फ इस तरह से आप फॉलो कर पाएंगे, 1-2 बार आप लगाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। और ऐसे सवाल जो है आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, एक सवाल हम आप लोगों को देते हैं जो कि आप लोग लगाइएगा। ठीक, और उसका आंसर कमेंट में कमेंट करिएगा क्या आंसर है। ठीक, तो हम सवाल पहले लिखते हैं। चलिए आगे सवाल लिखते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक जो सवाल है सीजीएल 2018 में आया हुआ है। ये आप जो है इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, और इसको मैं जो है कल फिर बताऊंगा कैसे लगेगा। ठीक, आप लोग कोशिश करिएगा सभी लोग लगाने के लिए, और उम्मीद है कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ऐसे सवालों को ना लगा देगा। ठीक, तो आप लोग जो है थोड़ा से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए करिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।